नमस्कार। जी हाँ, हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करने वाले हैं भाग 2 की। भाग 1 तक हम पढ़ चुके हैं, भाग 2 यहाँ से शुरू होगा। काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का जो पूरा जो है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है और उससे क्या क्या नाम रखे गए हैं वो सब हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। 4 तरह से उसको बनाया गया है। फर्स्ट पद्धति की बात करें तो इसमें है कि इसमें साहित्य इतिहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया है। 4 यानी आदिकाल प्रथम, भक्तिकाल दूसरा, रीतिकाल तीसरा और चौथा है आधुनिक काल। ये जो प्रक्रिया अपनाई है यह अपनाई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और नागरी प्रचारिणी सभा ने इसे अपनाया है। तो 4 भागों में जो बांटा है वह बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। चलिए आगे बात करते हैं कि और जो भी साहित्य इतिहासकार है उन्होंने इसे कितने भागों में बांटा है। दूसरी पद्धति की बात करें हम, दूसरी पद्धति की बात करते हैं, इसमें 3 युग होते हैं। कितने? 3 युग, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। गणपति चंद्र गुप्त और भारतीय हिंदी परिषद इतिहास में इसी का अनुसरण किया गया है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने और भारतीय हिंदी परिषद ने इतिहास के इन 3 युग होते हैं इस बात को माना है। ये दूसरी पद्धति है। तीसरी पद्धति की बात करें, इसमें विधा क्रम से विभाजन किया जाता है। इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अनेक खंडों में उपलब्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ इसके उदाहरण है। यानी कि हर चीज़ को अलग अलग रूप में बांट देना वह कहलाती है तीसरी पद्धति में, कहलाई है। चौथी पद्धति की बात करें तो वो है ऋजु पद्धति। इसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया है। तो विदेशी विद्वानों ने चतुर्थ पद्धति का प्रयोग किया है। बात करते हैं डॉक्टर गियर्सन की। डॉक्टर गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ में किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया है। तो उत्तर होगा 12वें अध्याय में। इस अध्याय को हमें हर तरीके से हमें ये बात पता होनी चाहिए कि गियर्सन ने कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं काल विभाजन की। पहले बात करते हैं गियर्सन की। गियर्सन का काल विभाजन, गियर्सन ने सबसे पहले चारण काल 700 से 1400 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा ये ईस्वी है, ईस्वी को माना है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण उसके बाद माना है। उसके बाद उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य माना है। उसके बाद ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी माना है। उसके बाद मुगल दरबार, उसके बाद तुलसीदास, इसके बाद रीतिकालीन 1580 से 1692 ईस्वी तक माना है। उसके बाद तुलसीदास के अन्य परवर्ती 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। उसके बाद 18वीं शताब्दी 1700 ईस्वी से 1800। उसके बाद कंपनी शासन में हिंदुस्तान 11 नंबर पर है। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और 12वें नंबर पर है विविध अज्ञात कवि। तो इस तरह से गियर्सन ने जो अपना काल विभाजन किया है वो 12 भागों में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये पूरी क्रम से हैं, तो ये क्रम अनेक बार जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये क्रम हमें याद रखना है। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकालीन, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध अज्ञात कवि। ये है गियर्सन का काल विभाजन। चलिए आगे बात करते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का है संवत, ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधुओं का है संवत। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, ध्यान रखिएगा, आरंभिक काल 700 से 1444 संवत, माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889 संवत, परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक ये संवत है, ध्यान रखिएगा, ये सब विक्रम संवत है। और उसके बाद है वर्तमान काल संवत 1926 से लगातार।
तो मिश्र बंधुओं ने जो अपना जो काल विभाजन है वो संवत के आधार पर किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने संवत के आधार पर किया है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, तो आप मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को बिल्कुल ध्यान से इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण काल विभाजन आपके सामने है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन संवत में है, यह भी ध्यान रखिएगा। आदिकाल इन्होंने 2 नाम दिए हैं। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा है, 1050 से 1375 संवत। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल कहा है, 1375 से 1700 संवत। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा है, 1700 से 1900 संवत। और आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा है, 1900 से 1984 संवत। तो वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल, ये विभाजन किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण काल विभाजन जो है रामकुमार वर्मा का। इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं अधिकतर। चलिए, रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले नाम दिया है संधिकाल, संवत 750 से 1000, ये भी संवत पर आधारित है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद चारण काल, संवत 1000 से 1375 तक। भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल 1700 से 1900 संवत तक। और आधुनिक काल संवत 1900 से लगातार। तो इस तरह से ये जो काल विभाजन है, रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह भी जो है वह संवत पर आधारित है, और राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है वह भी संवत पर आधारित है। चलिए अब और महत्वपूर्ण बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल में वो 1000 से 1350 संवत तक की बात करते हैं। भक्तिकाल को वो 1350 से 1700 तक बात करते हैं। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक की बात करते हैं। और आधुनिक काल संवत 1900 से लगातार की वो बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी काल विभाजन महत्वपूर्ण है। जितने भी काल विभाजन हमने बताए हैं उनका जो सन है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, सन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अंतिम आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन। अब ये जो है हमने जो आदर्श जो है ये है ईस्वी में। आदिकाल 700 से 1450 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा है 1450 से 1750। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1750 से 1850। आधुनिक काल 1850 से आगे। भारतेंदु युग 1850 से 1900। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक। छायावाद 1918 से 1936 तक। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद 1943 से 1951 तक। नई कविता 1951 से 1959 तक। और नवलेखन युग 1959 से लगातार। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं, प्लस इनका जो समय है सभी काल विभाजन का वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रचलित अगर पूछ लिया जाए तो प्रचलित सर्वमान्य भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अब और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। वह बिंदु है आपके सामने आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का क्या क्या नाम है विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा रखा गया उसके बारे में बात करेंगे। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु आरंभिक काल, इन सभी से प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का योगदान है वहाँ सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप आराम से इनको याद करें और लिखते रहें अगर आपके पास अधिक समय है तो। बाकी 2-3 बार देखेंगे तब जाकर तो भी आपको रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको। गणपति चंद्रगुप्त की बात करते हैं, इन्होंने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल। गियर्सन ने कहा है चारण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल जयकाल कहते हैं। मोहन अवस्थी आधार काल कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं। वासुदेव सिंह उद्भव काल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बातें भी हैं।
सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपको सब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मिश्र बंधु आरंभिक, गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक, गियर्सन चारण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि, राहुल साकेत्यायन सिद्ध सामंत, रमाशंकर शुक्ल जयकाल, मोहन अवस्थी आधार, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन और वासुदेव सिंह उद्भव। तो ये आपको बिल्कुल आपको इन काल के जो नामकरण है वो आपको बिल्कुल 101% आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज जो थोड़ी सी बात और करते हैं, साहित्यकार के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि। आज की अंतिम बात हम कर लेते हैं। राहुल साकेत्यायन मानते हैं सरहपाद या सरहपा। नोट की यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल जी ने दोहा कोश नाम से किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल साकेत्यायन के अनुसार प्रथम कवि कौन है? सरहपाद या सरहपा। शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि पुष्य या पुंड प्रथम कवि हैं। गणपति चंद्र गुप्त शालीभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। तो आज हमने यहाँ तक बात की है, और भी हमसे आप जुड़े रहिए। पूरा कोर्स आपके सामने हम लाएंगे और चलता रहेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।